हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है कैंप साइंस ट्यूटोरियल में। आज एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास के लिए और अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए जो कि फर्स्ट ईयर है DSU का। दोनों का ही सेम सिलेबस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। NCERT हम लोग फॉलो करेंगे, टिपिकली NCERT पूरी फॉलो करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। देखो अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब किस तरीके से देखते हैं, देखो दो तरह के प्रोसेस होते हैं। इफ केमिकल एनर्जी इज converted into electrical energy, then this process is called as a electrochemical cell. अगर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो हमारा क्या बनता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसका जस्ट अपोजिट, इफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी तो हम उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दोनों प्रोसेस एंटागोनिस्ट हैं एक दूसरे के। देखो कई बार हमें पता रहता है कि हम केमिकल रिएक्शंस में काम में लेते हैं, हमें सेल्स चाहिए होते हैं, तो हमारी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमारा सेल कौन सा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में, तब हमारा सेल यूज होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जैसे हमारी बैटरीज रहती हैं बड़ी बड़ी, उन सेल की बात हो रहे हैं। बैटरीज रहती हैं, लेड बैटरीज रहती हैं, सारी हमारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होती हैं। अब देखो कुछ टर्म्स हैं जो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम में लेनी है और कुछ टर्म्स होप सो आप लोगों को पहले से ही पता होगा क्योंकि ये 12th का चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आप लोगों ने छोटी छोटी टर्म्स पहले ही पढ़ी होंगी इलेक्ट्रिक करंट वगैरह में, फिर भी उनको रिवाइज कर लेंगे और देखते हैं। सबसे पहला ये सारी की सारी टर्म्स किसमें आती है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब जिसमें फ्लो ऑफ करंट हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, हम उस टॉपिक की बात कर रहे हैं। सबसे पहला है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस एक यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं रेसिस्ट, करंट को फ्लो होने से रेसिस्ट करता है, रोकता है, उसे बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल का मतलब 1/r। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है हमारी ओम, तो ये 1/r है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, या तो हम इसे बोलेंगे ओम इनवर्स, या हम इसे बोलेंगे मो, या फिर हम इसे बोल सकते हैं सीमेन। क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, एक नंबर का आता है तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। अगर ऑप्शन में आपको ओम इनवर्स मिले तो भी सही है, मो मिले तो भी सही है, सीमेन मिले तो भी सही है। अगर ये तीनों आएगा तो फोर्थ ऑप्शन ऑब्वियस है, क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। दूसरा कंडक्टेंस की एक और टर्म स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसे हम क्या भी बोल देते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ये स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी से डिनोट करता है बेसिकली। कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम शो करते हैं इस सिंबल से जिसे बोलते हैं हम लोग कप्पा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज ए रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, या फिर हम बोल सकते हैं ये किसके बराबर होगा, 1/r L/A के बराबर। 1/r हमारा क्या है, 1/r को हम क्या बोल रहे थे अभी, कंडक्टेंस, एज इट इज लिख दिए। L/A सेल की लेंथ और एरिया पे जो डिपेंड करता है, जो उसके किसके बारे में बताता है, सेल कांस्टेंट के बारे में बताता है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं कप्पा से। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यूनिट क्या होगी इसकी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इधर से आया ओम इनवर्स, इधर से सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों, सेंटीमीटर एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ऊपर जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक और है हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट का मतलब है इक्विवेलेंट वेट से। कंडक्टेंस मतलब फ्लो ऑफ करंट की बात कर रहे हैं हमारे, तो हम बोल सकते हैं, देखो इसको हम कैसे बताएंगे, इसकी डेफिनेशन। अगर इन सारे टॉपिक्स की डेफिनेशन और थोड़ा डिटेल्स में चाहिए तो आप लोग नीचे एक लिंक आएगा, वहां से इसका फुल नोट्स आप लोग मैंने डाउनलोड करे हुए हैं, वहां से भी ले सकते हो। अभी हम थोड़ा टॉपिक को जल्दी डिस्कस करने के लिए, टाइम कम हो तो उसको जल्दी डिस्कस करने के लिए मैंने टॉपिक लिखा है और फॉर्मूला। देखो इक्विवेलेंस कंडक्टेंस क्या होता है उसे देखते हैं।
कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस बाय 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये मान के चले हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमारा कोई प्रोडक्ट पड़ा है जो कि कंडक्टेंस देता है, उससे जो कंडक्टेंस मिलेगी यानी उससे जो एनर्जी मिलेगी, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मिलेगी, उसे बोलेंगे हम इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। बेसिकली इक्विवेलेंस कंडक्टेंस किससे डील करता है? नॉर्मेलिटी से। होप यू गाइस आप लोगों को नॉर्मेलिटी और मोलरिटी पता होगा। फिर भी एक जल्दी जल्दी बता रहा हूं, मोलरिटी क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कितने मोल्स हमने 1 लीटर में डिसॉल्व करे, वो हमारे किसको डिनोट करता है? मोलरिटी को। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वो हमारा डिनोट करता है नॉर्मेलिटी को। अगर ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड आ जाए तो नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाए तो मोलरिटी। इधर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस काम में लिया तो ये क्या है? नॉर्मेलिटी। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस हमारे क्या होता है? अभी बताया, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम बाय द 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट। देखो इक्विवेलेंस कंडक्टेंस कप्पा कितने वॉल्यूम हमारा गिवन है, अगर 1 लीटर है तो हमने यहाँ 1000 ले लिया। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस की बात करिए तो नॉर्मेलिटी, तो इक्विवेलेंस कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय n व्हिच इज नोन एज नॉर्मेलिटी। इस पूरी टर्म को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। यूनिट देखो हमने ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स तो देखी थी, किसकी आई थी? स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। नॉर्मेलिटी की वजह से यहाँ पे जो नंबर ऑफ वॉल्यूम्स है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 1000 है, सेंटीमीटर क्यूब था इसलिए 1000, और ये ऊपर जाएगा तो इक्विवेलेंट इनवर्स। यूनिट बहुत बार पूछी जाती है, हमने जैसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखा है वैसे ही क्या होगा? मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को अभी हम कैसे दिखाएंगे? जैसे हमने बोला था, अब बोलेंगे कंडक्टेंस बाय द 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। कंडक्टेंस गिवन बाय द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मोल की बात करिए तो मोलर, इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो नॉर्मेलिटी आ गई। सेम है वही फॉर्मूला जैसे ऊपर था। यूनिट इसकी भी सेम रहेगी, इसकी इक्विवेलेंट इस वर्क ना रहेगी, क्या रहेगा? ये मोलरिटी से डिनोट करेंगे हम इसकी। यूनिट दोनों की क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं, जो अफेक्ट करते हैं। हम फैक्टरों को डिटेल में ना बोलेंगे, मैं उसका टॉपिक बताता हूं, आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इंटर आयनिक इंटरेक्शन किस तरह से कंडक्टेंस को इफेक्ट करता है? देखो इंटर आयनिक इंटरेक्शन में अगर ज्यादा होगी तो मोबिलिटी ऑफ आयन क्या होगी? मूवमेंट ऑफ आयन कम से कम होगी, कम से कम होगी तो हमारा कंडक्टेंस क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। सॉल्वेशन ऑफ आयन, सॉल्वेशन ऑफ आयन बताओ कैसे होगा? सॉल्वेशन ऑफ आयन भी क्या होगा? जितना ज्यादा हम सॉल्वेशन ऑफ आयन करेंगे, सॉल्वेशन ऑफ आयन करेंगे उतना ही क्या होगा? सॉल्वेंट ऑफ आयन हम इंक्रीज करेंगे, सॉल्वेशन ऑफ आयन भी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगी? कंडक्टेंस फ्लो हो जाएगा, क्योंकि मोबिलिटी ऑफ आयन इसमें भी क्या होगी? कम हो जाएगी जितना हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं। विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, सॉल्यूशन हमारा विस्कस है, मूवमेंट ऑफ आयन हो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से क्या होगी? कंडक्टेंस कम होगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहेगा, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, कंडक्टेंस ऑफ आयन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होगा? डाइल्यूशन हमने बढ़ा दिया, डाइल्यूशन हमने बढ़ा दिया तो क्या होगा? कंडक्टेंस इसका तेज हो जाएगा, क्योंकि हम बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ आयन इजीली मूव होने लगेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो चलो देखो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ हमें क्या बताता है? टोटल इक्विवेलेंस कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो हम बहुत टाइम देते हैं किसी भी सॉल्यूशन को कि उसमें जितना भी जो हमारा सॉल्यूशन है वो टोटल आयंस में डिवाइड हो जाए, कैटाइंस में और एनाइंस में। उस टाइम पे हम जो इक्विवेलेंस कंडक्टेंस निकालेंगे वो इक्विवेलेंस कंडक्टेंस उसके टोटल नंबर ऑफ कैटाइंस और उसके टोटल नंबर ऑफ एनाइंस के बराबर होगा। ये हमें कोलरॉस ने बताया था, इसलिए हम इसे बोल देते हैं कोलरॉस लॉ।
टोटल इक्विवेलेंस कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जैसे देखो हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं किसका, एसिटिक एसिड का। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू दी इक्विवेलेंस कंडक्टेंस ऑफ देयर कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस ऑफ देयर एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोनों बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ। इसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब ये हमारे 11th के इक्विलिब्रियम में था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैसे निकाल सकते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंस कंडक्टेंस एट देयर कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंस कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये तो इक्विवेलेंस कंडक्टेंस का रेशियो हमें क्या देगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और मोलर कंडक्टेंस का रेशियो भी हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देगा। इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो कोलराउस लॉ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ है हमारी फैराडेज लॉ। फैराडेज ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए दो लॉ दी थी, लॉ 1 और लॉ 2। फैराडेज की फर्स्ट लॉ हमें क्या बोलती है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिस्चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। सीधी सी सिंपल सी भाषा में बताते, किसी सॉल्यूशन के अंदर से जितना चार्ज फ्लो होगा उसका पे या तो उतना ही चार्ज, या तो उतना ही अमाउंट डिपॉजिट होगा या उतना ही अमाउंट डिस्चार्ज होगा। ये किसने बताया था, फैराडेज ने अपनी फर्स्ट लॉ के अंदर। देखो इसने क्या बोला था, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिस्चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। यानी वेट डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा किसके, चार्ज के, उतना ही वेट डिपॉजिट या डिस्चार्ज होगा जितना कि उसमें से चार्ज फ्लो कराया जाएगा या करंट फ्लो कराया जाएगा। देखो चार्ज को हम क्या बोलते हैं, करंट इनटू टाइम। इधर से आया ये फॉर्मूला निकल के मैं बता देता। I इक्वल टू क्या होता है हमारा, dq इंटू dt। dq निकालेंगे तो क्या होगा, I dt। इधर से आया, जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो हमारा एक कांस्टेंट आता है Z, जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू कई बार दे दी जाती है डायरेक्ट, तो हम यही फॉर्मूला काम में ले लेते हैं। नहीं तो हम लोगों को पता है 1 फैराडे चार्ज किसके बराबर होता है, 96500 कूलम के बराबर। अब हम इसे देखो अपनी सहूलियत के लिए कर लेते हैं। व्हेन 1 फैराडे चार्ज या 96500 कूलम ऑफ चार्ज अप्लाइड, तो हम मान लेते हैं कितना ग्राम डिपॉजिट होगा, E ग्राम। जब 1 कूलम ऑफ चार्ज अप्लाइड होगा तो E बाय 96500 कूलम के बराबर होगा, जिसकी की वैल्यू किसके बराबर होती है, Z के बराबर। अब इसी वैल्यू को हमने कहां पुट कर दिया, इसमें। तो W इक्वल टू Z की वैल्यू पुट करी, E बाय 96500 IT। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जनरेट हो गया फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। सेकंड लॉ देखते हैं। ये तो हमने किसकी बात करी, जब एक सिंगल सेल होगा हमारा, उसमें कितना चार्ज हमने फ्लो करा और कितना अमाउंट उस पर डिस्चार्ज हुआ या डिपॉजिट हुआ। जब हमारे पास ऐसे ही सीरीज में बहुत सारे सेल लगेंगे तो हमें सेकंड लॉ उसके बारे में बताता है। तो देखो, same quantity of charge pass through different solution of electrolyte, then amount of substance discharged on electrode will be in a ratio of their equivalent weight। जैसे हमारे कितने सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होंगे, वो सारे आपस में किस में कनेक्टेड हैं, मान लो सीरीज में कनेक्टेड है। तो इनकी बात कर रहा है ये, इसमें ये हमारे सीरीज में 3 सेल कनेक्टेड है मान लो। तो ये पूछ रहा है हम कितना चार्ज इसमें से फ्लो करेंगे और कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, उसके रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट के बराबर। सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू अ डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिस्चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड विल बी रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट। कितना चार्ज डिपॉजिट होगा या कितना वेट डिपॉजिट होगा डिपेंड करेगा उसके इक्विवेलेंट वेट पे, जितने भी सेल होंगे हमारे पास। तो W1 अपॉन W2, अगर हम 2 सेल की बात करें, ये W1 ये W2 हमारा कितना होगा, यहां ले लेते हैं, वो W3 के लिए नहीं आएगा। W1 बाय W2 किसके बराबर होगा, इनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर। आया समझ में?
चलो देखो, अब एक पोर्शन है, हम लोग किसके बारे में देखेंगे, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही रिलेटेड है और थर्मोडायनेमिक्स से। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसे हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बोल देते हैं। इसमें एक टर्म आती है गिब्स फ्री एनर्जी, जिसे हम डेल जी से दिखा देते हैं, जो कि चेंज इन एनर्जी, या फिर कैपिटल जी से दिखा देंगे। ये क्या होती है? द एनर्जी विच इज फ्रीली अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी यूजफुल वर्क को करने के लिए जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं हम गिब्स फ्री एनर्जी। रिएक्शन के लिए क्या बोला था, क्या बोला जाता है? अ रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस इन दैट डायरेक्शन इन विच फ्री एनर्जी इज डिक्रीजेस। किसी रिएक्शन के हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करती है जहां पर फ्री एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव होती है। यानी स्पॉन्टेनियस वर्क के लिए डेल जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए, तभी वो वर्क कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस वर्क होगा। देखो, अगर स्पॉन्टेनियस वर्क में हम जी के वेरिएशन देखते हैं अलग अलग कंडीशन में। यूजफुल वर्क अगर हम देखें इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, एन नंबर ऑफ मोल फैराडे चार्ज और ई सेल, जो हमारा नर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं, आगे देखेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? स्पॉन्टेनियस वर्क की बात कर रहे हैं, तो डेल जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। अब डेल जी की वैल्यू अलग अलग कंडीशंस में देखते हैं। अगर डेल जी की वैल्यू हम नेगेटिव लें फॉर द स्पॉन्टेनियस वर्क, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ई सेल क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी, स्पॉन्टेनियस वर्क होगा। डेल जी की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव लें तो वर्क कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस, जो कि कंटिन्यू है। ई सेल क्या हो जाएगा हमारा? इधर ई सेल हो जाएगा नेगेटिव। फॉर द थर्ड कंडीशन, जब डेल जी की वैल्यू अगर हम जीरो रख देते हैं तो ई सेल की वैल्यू भी क्या होती है? जीरो होती है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। वो कंडीशन होती है किसकी? इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। नर्स्ट इक्वेशन से हमें पता है कि ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.529 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ पी अपॉन आर। ये हमने नर्स्ट इक्वेशन में देख लिया है पहले। आप लोगों को अगर बीच का पोर्शन और देखना हो इलेक्ट्रोकेमिकल से, तो नीचे मेंशन करी हुई वीडियो आप लोगों को जरूर देखनी है। जब ये दोनों पूरी वीडियो को देख लोगे आप, तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। ई सेल देखो, इसमें ई सेल की वैल्यू अगर हम देखेंगे, ई सेल हम जीरो रख देते हैं मान लो, तो हमारा क्या बचेगा? इसे ऐसे ले लेते हैं, ये जीरो नहीं है, ई सेल आपका जीरो हो गया, तो ई सेल इक्वल टू होगा 0.0529 डिवाइडेड बाय, अब इसको प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हम क्या लेते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसको हमने के बराबर ले लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ई सेल इक्वल टू होगा 0.0529 डिवाइडेड बाय एन लॉग 10 बेस के। अब देखो, हम लोगों को पता है ई सेल अगर हम दोबारा कन्वर्ट करें तो आर टी अपॉन एन एफ की वैल्यू थी हमारी ये 0.529। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू है हमारी 0.529 आती है, जो कि हमने लॉग ई बेस के में ले लिया। दोबारा इसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? डेल जी इक्वल टू, अब ई सेल की वैल्यू देखो, अगर ऐसे नहीं समझ आता तो इस ई सेल की वैल्यू को हम कहां रख देते हैं? इसमें रख देते हैं। ई सेल की वैल्यू को अगर मैं इसमें रख दूंगा तो एनएफ से एनएफ कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? आरटी। आरटी की वैल्यू बचेगी यहाँ पे। तो आरटी की वैल्यू देखो, जब हम 10 बेस के से ई बेस के में आएंगे तो उसे किस में कन्वर्ट करेंगे? ई बेस के से 10 बेस के में मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से, एनआरटी एज इट इज आ जाएगा लॉग 10 बेस के। तो यानी फ्री एनर्जी का अगर लॉग 10 बेस के से रिलेशन देखना हो तो हम कैसे देख सकते हैं? इस वैल्यू से। तो बच्चों, यहाँ पे आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पूरा हो जाता है। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।